स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज का ये स्पेशल क्लास जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं क्या भारत का संविधान। और इसके अंतर्गत आज हम लोग पढ़ेंगे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत के उपराष्ट्रपति। शुरू करते हैं इस सेशन को। इस सेशन के अंतर्गत हम लोग देखेंगे उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया या किस आर्टिकल में उसका उल्लेख किया गया। उपराष्ट्रपति को पेंशन का प्रावधान जो है कब किया गया, या उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति जब दोनों एक साथ जो है त्यागपत्र लेकर के रिजाइन लेटर लेकर के अगर खड़े हों तो कौन किसको पहले रिजाइन लेटर पकड़ाएगा, या फिर उपराष्ट्रपति को वेतन क्यों नहीं दिया जाता है। उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह कहां आयोजित किया जाता है, किसके द्वारा कराया जाता है, ये तो हर कोई जानता है। या फिर उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य कौन कौन होते हैं, जैसे प्रश्नों का हम लोग सिंहावलोकन करेंगे जिनको विगत परीक्षाओं में पूछा गया और आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। शुरू करें आज के इस सेशन को और आज का ये पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर। भारत के उपराष्ट्रपति की स्थिति की तुलना किस देश के उपराष्ट्रपति से की जा सकती है। आपके विकल्प हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा फ्रांस, तीसरा दक्षिण अफ्रीका या फिर चौथा मिस्र। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद का उल्लेख आर्टिकल 52 में किया गया है। राष्ट्रपति पद का उल्लेख किसमें किया गया है, आर्टिकल 52 में किया गया है। और इसमें 11 प्लस कर दीजिए तो अब कितना हो गया, 63। यानी उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, 63 में किया गया है। और उपराष्ट्रपति पद को हम लोगों ने किस देश के संविधान से लिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया है। तो हमारे यहाँ उपराष्ट्रपति का पद किस देश के उपराष्ट्रपति के समान होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका के जैसा होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही मैंने पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि हम लोगों ने प्रस्तावना का विचार लिया था। संयुक्त राज्य अमेरिका से ही हम लोगों ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया इम्पीचमेंट सिस्टम को लिया। अमेरिका के संविधान से ही हम लोगों ने फंडामेंटल राइट यानी मूलभूत अधिकार लिया है। अमेरिका के संविधान से ही हम लोगों ने न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था जो है लिया है। तो इन तथ्यों को मैंने पहले ही बता दिया है। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। उपराष्ट्रपति पद की अर्हता के संबंध में क्या सही नहीं है। पहला विकल्प, वह भारत का नागरिक हो, 100% सही है। उपराष्ट्रपति पद के लिए जरूरी है वही व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। दूसरा, कम से कम 35 वर्ष की आयु हो, ये भी सही है। कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, अधिकतम तो खैर कोई उसकी सीमा नहीं है, सांस भी चलती रहे तब भी चलेगा। राज्यसभा का सदस्य हो या उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है। राज्यसभा का सदस्य हो जी नहीं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, चेयरमैन होता है, लेकिन राज्यसभा यानी अपर हाउस का ये मेंबर नहीं होता है, सदस्य नहीं होता है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा, दिए हुए प्रश्न के अनुसार तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जैसा कि आप जानते हैं, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के एक्स ऑफिस चेयरमैन होते हैं, पदेन सभापति होते हैं, राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 को देखिए। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला विकल्प, वह लोकसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। दूसरा विकल्प, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। तीसरा विकल्प, वह लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। या चौथा विकल्प, वह भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन सही है आपको बताना है। तो ये तो हो ही नहीं सकता है
लोकसभा की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष का कोई सवाल ही नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा का जब सभापति होगा तो लोकसभा के लोक लेखा समिति में क्या करने जाएगा। ये दो तो ऐसे ही है, जिनके साथ जो है लोकसभा शब्द जुड़ा है उनको तो ऐसे ही काट के हटा दीजिए। तो फिर बच क्या गया, वह राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है। क्या होता है, एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है। और उसको इसी पद की जो है सैलरी भी दी जाती है। इसका उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, इस आर्टिकल में किया गया है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा, दूसरा विकल्प 100% सही होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के अध्यक्ष कौन होते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, अगर आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल 66 में किया गया है। उपराष्ट्रपति को निर्वाचन करने वाली जो संस्था है, या कह लो कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचक मंडल है, निर्वाचक मंडल में बिल्कुल एक लाइन में समझ लीजिए, सांसद और कौन से सांसद, सभी सांसद, यानी नॉमिनेटेड प्लस इलेक्टेड दोनों जो है सदस्य होते हैं। मैंने राष्ट्रपति को पढ़ाया था तो आपको बताया कि राष्ट्रपति का चुनाव जो है विधायक और सांसद दोनों के द्वारा जो है किया जाता है। विधायक और सांसद कौन से, जो निर्वाचित होते हैं, इलेक्टेड होते हैं। नॉमिनेटेड इसमें जो है राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधायक जी ना, कौन, सांसद जी। और ये सांसद कहां से होंगे, तो लोकसभा और राज्यसभा, जिनको हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा और राज्यसभा दोनों हिस्सा लेते हैं। डजंट मैटर कि वो इलेक्टेड है या नॉमिनेटेड है, निर्वाचित है या फिर जो है उसका मनोनयन किया गया है। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य नहीं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, दूसरा विकल्प सही है। दोनों सदनों के सदस्य यानी इसमें निर्वाचित तथा जो है मनोनीत दोनों आ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है। उपराष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमणीय पद्धति। उपराष्ट्रपति पद या राष्ट्रपति पद या राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन के लिए भारत में ये समानुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति, इतना छोटा सा निर्वाचन पद्धति है, इलेक्शन सिस्टम है, उपराष्ट्रपति महोदय को भी नहीं याद हो पाएगा, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। क्या, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति। इसको रट जाइए और दिए हुए प्रश्न में अंतिम विकल्प पर जो है बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया भी कि एकल संक्रमणीय पद्धति का मतलब सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम। सिंगल वोट ट्रांसफरेबल सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर जो है उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है अगर 4 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं और कोई सांसद है, सांसद सपोज कर लिए कि सांसद महोदय अतीक अहमद, सॉरी वो तो खबर रहे नहीं, मान लीजिए कोई सांसद जी पी है, अब ये गए हैं वोट देने के लिए, 4 लोग उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, तो ये इनको भी वोट देंगे, इनको भी, इनको सबको वोट दे के आएंगे, यानी इनका सिंगल वोट ट्रांसफरेबल है, एकल संक्रमणीय पद्धति है। ये जाकर के कहेंगे कि भाई डी के लिए हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, ए के लिए हमारी 4th प्रायोरिटी होगी, बी के लिए 3rd प्रायोरिटी होगी और सी के लिए 4th प्रायोरिटी होगी, यानी प्रायोरिटी वाइज ये जो है वोट दे करके आएंगे। और ये जो वोटिंग सिस्टम होगा ये अप्रत्यक्ष कहा जाएगा,
इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम कहा जाएगा। अप्रत्यक्ष मत पद्धति इसको जो है कहा जाता है, इनडायरेक्ट वोटिंग सिस्टम। तो राष्ट्रपति का भी चुनाव होता है तो अप्रत्यक्ष वोट जो है मत प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, और उपराष्ट्रपति का भी चुनाव होता है तो यही वोटिंग सिस्टम होता है। अंतर होता है निर्वाचक मंडल में, इलेक्टोरेट में, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक दोनों हिस्सा लेते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, जो निर्वाचित होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ सांसद हिस्सा लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा से, चाहे वो मनोनीत हो चाहे जो है निर्वाचित हो। अगला प्रश्न जो है हम लोग देखते हैं, अगले प्रश्न को, दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल में कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नामांकन को निर्वाचक मंडल के कम से कम कितने सदस्यों द्वारा प्रस्तावित करना आवश्यक है। तो जो निर्वाचक मंडल है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में सिर्फ और सिर्फ एमपी होंगे। एमपी का मतलब मध्य प्रदेश नहीं, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे तो चाहे वो लोकसभा से होंगे और नहीं तो राज्यसभा से होंगे। लोकसभा और राज्यसभा से कम जो है इसमें कितने अनुमोदक होंगे, यानी कितने अनुमोदक होंगे, तो आप कहेंगे कि 20। कितने अनुमोदक होंगे? 20, यानी यह प्रस्तावक जो है कहे जाएंगे, जो कि प्रपोजल जो है रखेंगे। और कितने जो है अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होंगे, तो प्रस्तावक होंगे कितने, इनकी भी संख्या 20 होगी। तो प्रस्तावक 20 और अनुमोदक जो है 20। लेकिन बिफोर 1997 1997 से पहले ये संख्या सिर्फ 10-10 हुआ करती थी। राष्ट्रपति के केस में प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के कंडीशन में, इलेक्शन में प्रस्तावक और जो है अनुमोदक 20-20 की संख्या में होते हैं। 1997 से पहले ये दोनों के लिए, यानी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए सिर्फ जो है 10-10 था। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न को देखिए, प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है? बहुत अच्छा कह रहा है। नामांकन के समय उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को जमानत के तौर पर कितना रुपया जमा करना पड़ता है? इसी को सिक्योरिटी मनी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिक्योरिटी मनी। जब इलेक्शन होता है तो एक शब्द आप लोग बड़ा सुनते हो कि फलाने मार चुनाव लड़ल तरल, जमानत भी जब्त हो गए। जमानत जब्त हो जाने का मतलब किसी भी उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 1/6 भाग से भी अगर कम वोट मिलता है तो उसकी जमानत राशि, सिक्योरिटी मनी जो होती है, इलेक्शन कमीशन जो है जब्त कर लेता है और उसे आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ट्रांसफर कर देता है। वहां से वो भारत की संचित निधि में चला जाता है। तो जमानत राशि, सिक्योरिटी मनी अगर पूछेगा कि मूल संविधान में कितना प्रावधान था, तो मूल संविधान में ये सिर्फ जो है 2500 था। तब 2500 ये बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी, लेकिन आफ्टर 1997 के बाद इसको कर दिया गया कितना? बस इतना कर दिया गया, यानी 15,000 रुपये कर दिए गए। तो वर्तमान समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए जो सिक्योरिटी मनी होती है वो 15,000 होती है। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प, ये जो विकल्प दिए गए हैं ये भी कमाल के हैं। हम लोग घबरा करके जल्दी में बहुत लोग इसी विकल्प को सही कर देंगे, जबकि इसमें क्या चालाकी किया है, 1.500 कर दिया है। ऐसे में कभी वैसे हो जाता है, जब हम लोग बड़ा खुश हो जाते हैं कि ये प्रश्न तो बड़ा आसान है, और वही गलत हो जाता है। क्योंकि जिसको हम लोग बड़ा सरल समझते हैं, हकीकत में वही बड़ा कठिन होता है। ये बात जो है बाद में पता चलती है, और जल्दी में
आसान प्रश्न ही जो है गलत हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन हल करता है? चाहे भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हो या भारत के राष्ट्रपति का चुनाव हो, अगर चुनाव के दौरान का मारपीट नहीं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या मारपीट होगा? हाँ, वहां छूट दे दिया जाए तो सीधे AK-47 चलेगा, क्योंकि वैसे राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद विधायक हिस्सा लेते हैं, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सांसद हिस्सा लेते हैं, और भारत में जितने भी सांसद या विधायक हैं निहायत शरीफ हैं, सब दूध के धुले हैं। तो इनको छूट मिल जाए तब तो संसद को जम्मू कश्मीर बना दें, तो वहां पर इस तरह के मारपीट जैसी घटना नहीं हो सकती है। हाँ, लीगल कोई अगर जो है इशू क्रिएट होता है, तो जैसे राष्ट्रपति के चुनाव में कभी वहां आज भी इलेक्शन होता है तो बैलेट पेपर सिस्टम ही है, अभी वहां EVM न हो, वहां भी EVM हो जाए तब तो फिर पहले से ही तय हो जाए कि कौन जीतेगा। बैलेट पेपर प्रणब मुखर्जी साहब का जो है तब उस साल इलेक्शन, वही चुनाव लड़े थे, चल रहा था, एक सांसद ने बैलेट पेपर पर जो है गलत वोट दे दिया तो तुरंत बैलेट पेपर वहीं पर फाड़ के फेंक दिया। और पीठासीन अधिकारी जो था, लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी हमेशा लोकसभा के महासचिव होते हैं, उनसे कहा कि दूसरा बैलेट पेपर दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। भाई वो भी मंत्री थे, अड़ गए, कहे कैसे नहीं हो सकता? कहा नहीं हो सकता है ना, क्योंकि जितने सांसद विधायक हैं ये पहले से फिक्स है कि इतने हैं, और उतना ही बैलेट पेपर जो है इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो है जारी किया जाता है। आप इलेक्शन कमीशन से परमिशन ले लीजिए, हम 1 नहीं 10 दे देंगे। आखिर ये मामला आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, तुल पकड़ा तो आखिर सुप्रीम कोर्ट तक जो है गया, और अंततोगत्वा उनका वोट जो है इनवैलिड घोषित कर दिया गया। बहरहाल यहां पर भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद को हमेशा कौन हल करता है? कौन हल करता है? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करती है, यानी भारत का सर्वोच्च न्यायालय करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों के द्वारा, संसद के सदनों तथा विधानसभाओं के द्वारा, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, या लोकसभा के सदस्यों को द्वारा? पहले ही बता चुका हूं, सॉरी फॉर दैट कि ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला प्रश्न, मूल संविधान में यह उपबंध किया गया था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया? ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए तो इसको IAS एग्जाम में पूछा था। आपके विकल्प हैं 11वां संविधान संशोधन 1961, 10वां संविधान संशोधन 1963, 23वां संविधान संशोधन 1970 या 27वां संविधान संशोधन 1971। प्रश्न में कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता था, मूल संविधान में जो प्रावधान किया गया था उसके तहत संयुक्त अधिवेशन जैसी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था, यानी उपराष्ट्रपति का इलेक्शन के दिन लोकसभा और राज्यसभा के सांसद एक जगह इकट्ठा होते थे और संयुक्त अधिवेशन वही तो हो गया, ज्वाइंट सेशन होता था, और उसी दिन राष्ट्रपति का चुनाव होता था, उपराष्ट्रपति का चुनाव होता था। लेकिन इस प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया, किसके द्वारा? 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961 के द्वारा खत्म कर दिया गया। और इस तरीके से दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जो ज्वाइंट सेशन सिस्टम था, संयुक्त अधिवेशन प्रणाली थी, इसको 11वां संविधान संशोधन 1961 के दौरान समाप्त कर दिया गया, जब देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को आप पढ़ें, तब तक हम चुनाव कराते कराते थोड़ा सा
जल ग्रहण कर लें। उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ जो है कौन दिलाता है? उपराष्ट्रपति का जो शपथ होता है, यानी इसका उल्लेख आर्टिकल 69 में किया गया है। कहां किया गया है? आर्टिकल 69 में किया गया है। और इनका शपथ ग्रहण, अगर जो है आपसे ये पूछे कि इनका शपथ ग्रहण समारोह, कभी कभी यही पूछ लेता है कि कहाँ होता है शपथ ग्रहण समारोह कहाँ होगा, तो लगता है ऑप्शन बताने कि संसद भवन में, लाल किला में, राष्ट्रपति भवन में, कहां पर होगा? या उपराष्ट्रपति के घर पर? ना, हमेशा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, यहां तक कि हाई कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट के जजों का भी शपथ ग्रहण राष्ट्रपति भवन में होता है। लेकिन यहां तो पूछ रहा है कि इनको पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। लेकिन राष्ट्रपति को जो है पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? अगर यह सवाल जब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, तब उस सवाल का जवाब जो है हो जाएगा कौन? मुख्य न्यायाधीश। और राष्ट्रपति पद के जो है शपथ का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 60 में। किसमें किया गया है? अनुच्छेद 60 में किया गया है। एक काम की बात बता देते हैं आपको, राज्यपाल का जो है शपथ पत्र का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 159 में। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन तीन को छोड़ करके बाकी जितने भी भारत के जो है पदाधिकारी हैं, उनके शपथ ग्रहण, उनके शपथ पत्र का उल्लेख किया गया है। किस शेड्यूल में किया गया है? तो आप कहेंगे कि इसका उल्लेख किया गया है तीसरी अनुसूची में। किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया है। तो दिए हुए प्रश्न में यहां पहला विकल्प। इस क्लास का जो है पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप या तो स्टडी 91 का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, या मेरा व्यक्तिगत टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जीएस गुरु जेपी सर। आओ सर, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में अन्य भत्तों के अलावा कितना वेतन प्राप्त होता है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में, ध्यान रहे, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति पद के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है। अगर यह प्रश्न में पूछता कि उपराष्ट्रपति पद के लिए कितना वेतन मिलता है, नथिंग, कुछ भी नहीं। उपराष्ट्रपति को सभापति पद के लिए वेतन मिलता है। और उपराष्ट्रपति को वेतन से मतलब है चाहे इसके लिए या उसके लिए कहीं से आए। इनको महीने का सिर्फ 4 लाख रुपया मिलता है, बस, उस पर कोई टैक्स नहीं देना होता है। राष्ट्रपति महोदय को 5 लाख रुपया महीना और उपराष्ट्रपति महोदय को 4 लाख रुपया महीना। जबकि मूल संविधान में इनके लिए वेतन का प्रावधान कितना किया गया था? सिर्फ 10,000। कितना किया गया था? सिर्फ 10,000 जो है किया गया था। हालांकि उसको भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब देश के पहले राष्ट्रपति, उसको भी एक्सेप्ट करने से उन्होंने कहा मैं निस्वार्थ भाव से वतन की सेवा किया था, इसलिए नहीं कि वो राष्ट्रपति का पद ग्रहण करूंगा तो उसके लिए वेतन लूंगा। लेकिन इनको समझाया गया, रख ला, का लगेला बनने। तो वो 10,000 से आज कहां तक पहुंच गया? 5 लाख तक पहुंच गया। इसके अलावा 1997 के बाद पेंशन का भी प्रावधान किया गया। कब? 1997 के बाद जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के लिए जो है पेंशन का भी प्रावधान किया गया, ताकि बाद की जिंदगी जो है टेंशन फ्री जो है जी सकें। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में कौन सा पहला ना अंतिम सही होगा? अगला प्रश्न देखिए, भारत के उपराष्ट्रपति को 4 लाख रुपया प्रति माह वेतन मिलता है, उन्हें निम्न में से किसके समान भत्ता मिलता है? भत्ता का मतलब खूब ढेर भात ना, अलाउंसेस। और राष्ट्रपति चूंकि राज्यसभा का सदस्य होता नहीं, ये उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है।
लेकिन एक्स ऑफिस चेयरमैन होता है, पदेन सभापति होता है और उसे एक संसद सदस्य के बराबर जो है अलाउंस मिलता है, एक संसद सदस्य के बराबर जो है अलाउंसेज प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम लोग देखें। उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व पद से हटाने का अधिकार किसको है? उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को, अगर ये बार बार राष्ट्रपति को क्यों बता रहा हूं कि दोनों को कंपेयर करके याद करें। राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का सिर्फ एक आधार हो सकता है, वो संविधान का अतिक्रमण, या फिर राष्ट्रपति अपने कर्तव्य के निर्वहन में असमर्थ हो तब। जब कभी भी राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण अगर करता है, आज तक तो कभी किया नहीं भारत में, तो उसके खिलाफ जो है महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जा सकती है और उसे पद से हटाया जा सकता है। मैंने बताया था पूरी प्रक्रिया को। लेकिन यहां पर उपराष्ट्रपति को महाभियोग, उपराष्ट्रपति को जो है महाभियोग जैसी प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता है। इसको तो किसी भी आधार पर, संविधान के अतिक्रमण नहीं, किसी भी आधार पर, किसी भी आधार पर अगर जो है राज्यसभा 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत माने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करे और इसको लोकसभा जो है क्या कर ले, स्वीकार कर ले। राज्यसभा किसी भी आधार पर उपराष्ट्रपति के खिलाफ 2/3 बहुमत से जो है प्रस्ताव पास कर दे और राज्यसभा के इस प्रस्ताव को लोकसभा स्वीकार कर ले, उसके बाद तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ देना पड़ता है, खाली कर देना पड़ता है। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? हटाने का अधिकार किसको है? किसको है? तो संसद को है। किसको है? संसद को, लोकसभा और राज्यसभा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है। अब देखिए, ये आयोग ने इस प्रश्न को जो है पूछा था, इसको लेकर के कुछ बच्चों ने ऑब्जेक्शन भी किया था, आप लोगों ने भी देखा रहा होगा। 2018 में भारत की संसद जो बनती है किससे किससे मिलकर के बनती है? राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। और किससे मिलकर के बनती है? लोकसभा से। और किससे मिलकर के बनती है? राज्यसभा से। राज्यसभा से। इसीलिए इस प्रश्न पर कुछ लोगों को जो है ऐतराज था कि हमारी संसद जो है राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा तीनों से बनती है और राष्ट्रपति को उसकी तीनों से मिलकर बनती है संसद, और उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने में राष्ट्रपति का कोई रोल नहीं होता है। न ही राष्ट्रपति के जो है परमिशन से राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, जी नहीं। राज्यसभा के सदस्यों के द्वारा किसी भी आधार पर उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए और 2/3 बहुमत से उसको पास कर दिया जाए, लोकसभा उसे जो है एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, तो ये अपना पद जो है खाली कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ये संविधान का प्रावधान है। लेकिन हकीकत में आज तक कभी हुआ नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। अगर होगा तो जाहिर सी बात है राज्यसभा में उपराष्ट्रपति के खिलाफ प्रस्ताव लाया जाएगा। यह टेक्निकल पेज है और वो टेक्निकल पेज ये फंसता है कि राज्यसभा में कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा, कब लाया जाएगा, क्यों लाया जाएगा, इसका डिसीजन स्वयं सभापति करता है। और सभापति खुद ही जो है इस बात पर कैसे फैसला देगा कि हमारे खिलाफ प्रस्ताव जो है आज राज्यसभा में रखा जाए। इसलिए इसको लेकर के जो है थोड़ा सा जो है भारतीय संविधान में उपापोह की स्थिति है। हालांकि नियमानुसार जब कभी भी ऐसा होगा
तो राष्ट्रपति की राय जो है ली जाएगी। 14 दिन पहले उपराष्ट्रपति को बताया जाएगा कि ऐसी ऐसी जो है मामलात है, और इनको 14 डेज पहले इन्फॉर्म करके और फिर तब ये काम किया जाएगा। और जब इनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा तब ये राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता नहीं करेंगे। कौन करेगा? उपसभापति करेगा। और जो उपसभापति करेगा तब इनके खिलाफ प्रस्ताव लाया जाए कि न लाया जाए, अब इस पर डिसीजन उपसभापति लेगा, न कि जो है सभापति यानी उपराष्ट्रपति का होगा। शायद आप समझ गए होंगे। तो दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प को आयोग ने भी सही माना था। आगे देखिए, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो उसको एक्टिंग प्रेसिडेंट कहते हैं, उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं, उसको कार्यवाहक राष्ट्रपति कहते हैं। और कार्यवाहक राष्ट्रपति यानी एक्टिंग प्रेसिडेंट जिसको कहा जाता है, एक्टिंग प्रेसिडेंट का जो है इनका जो है उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? आर्टिकल 65 में किया गया है। जब राष्ट्रपति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में असमर्थ हो या त्यागपत्र दे चुका हो या परमानेंट जो है इस दुनिया से जा चुका हो, तो ऐसी कंडीशन में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं हो तो फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका निभाता है। आइए, प्रश्न का कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है तो वह राज्यसभा के सभापति के रूप में सभी कार्य करता है। बिल्कुल नहीं, ये तो सरासर गलत है। उसे राष्ट्रपति पद के सभी विशेषाधिकार और भत्ते प्राप्त होते हैं, ये बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति दोनों की शक्तियों का प्रयोग करता है। बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो सिर्फ राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करता है। उसे राष्ट्रपति पद के लिए वेतन और भत्ते प्रदान किए जाते हैं और उस दौरान जो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति भवन में निवास करता है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? विनोद, दूसरा। कौन सा सही होगा? दूसरा। अगला प्रश्न देखिए ना, इसको देखिए। ये हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये जारी की गई टेस्ट सीरीज, जिनको प्राप्त करने के लिए आप www.study91.com पे जाएं, और नहीं तो फिर इस ऐप को एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, या फिर हमारी संस्था के जो टोल फ्री नंबर है उस पर कृपा करके फोन किया जाए। अगला प्रश्न, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है तो उस दौरान राज्यसभा के सभापति पद पर कौन कार्य करता है? ये पूछ रहा है कि जब हमारा उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यों को संभालता है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाता है। क्या कार्यवाहक राष्ट्रपति हो जाता है? तो ऐसे कंडीशन में राज्यसभापति पद पर कौन कार्य करता है? उपसभापति काम करेगा। कौन काम करेगा? उपसभापति। जैसे इस समय द्रौपदी मुर्मू रिजाइन कर दें, त्याग पत्र दे दें, हालांकि ऐसा होगा नहीं, एक बात मैं कह रहा हूं, रिजाइन कर दें तो धनखड़ साहब तुरंत एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाएंगे, और राज्यसभा में उनकी जिम्मेदारी राज्यसभा का उपसभापति निभाएगा, यानी हरिवंश नारायण सिंह निभाएंगे। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? कौन सा विकल्प सही होगा जोखन? तीसरा। अगला प्रश्न देखिए, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? उपराष्ट्रपति जब राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता है? राज्यसभा को विघटित कर सकता है? नहीं,
किसी के बाप में इतना दम नहीं है कि राज्यसभा को समाप्त कर दें, क्योंकि राज्यसभा अस्थायी सदन है और ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। इसके 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष रिटायर्ड हो जाते हैं। ये कभी समाप्त नहीं हो सकता ना। राज्यसभा के सदस्यों के विशेषाधिकार का संरक्षण करता है, बिल्कुल करता है। राष्ट्रपति एवं लोकसभा के समक्ष राज्यसभा का प्रवक्ता होता है, ये भी सही है। राज्यसभा के बैठकों की अध्यक्षता करता है और उसके कार्यों का संचालन करता है, ये भी सही है। लेकिन यहां तो पूछ रहा है कि क्या नहीं कर सकता, तो पहले वाला काम है वही 1 नंबर नहीं कर सकता, बाकी सब कर सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। 100% सही है। सिर्फ राष्ट्रपति या फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को उनके पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान है। उपराष्ट्रपति को इनके पद से हटाने के लिए किसी भी आधार पर इनके खिलाफ प्रस्ताव अगर राज्यसभा से पास हो जाए 2/3 बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से, और लोकसभा उसको एक्सेप्ट कर ले, स्वीकार कर ले, तो फिर क्या होगा? उपराष्ट्रपति ना होगा। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को निर्वाचन आयोग देखता है, ये एक सरासर गलत है। अभी तो मैंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट देखता है। यदि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया जाता है तो ऐसे निर्णय उसके पूर्व में संपन्न कार्य को अवैध नहीं होगा, ये भी सही है। तो आंसर कौन सा होगा? पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो बी विकल्प जो है असत्य है और यही जो है आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? आइए, पहला, भारत के प्रथम उपसभापति एस.बी. कृष्णमूर्ति राव थे, सही है, कोई शंका नहीं है। भारत के पहले उपसभापति डिप्टी चेयरमैन थे कृष्णमूर्ति राव, एस.बी. कृष्णमूर्ति राव, और वर्तमान समय में कौन है तो आप कहेंगे हरिवंश नारायण सिंह। पहला विकल्प सही है। राष्ट्रपति का चुनाव भारत का, उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ये सही है। राज्यसभा का जो है चेयरमैन होता है। उपराष्ट्रपति की योग्यता प्राप्त करने के लिए प्रत्याशी की आयु कम से कम कितना होनी चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए, ये भी सही है। तो चूंकि ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें आंसर होगा, कौन सा असत्य है, तो दूसरा जो है इसमें असत्य है, इसीलिए जो है दूसरा विकल्प ही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? माने उपराष्ट्रपति राज्यसभा में वोट कब देता है? उपराष्ट्रपति हमेशा ये जान लीजिए कि ये कास्टिंग वोट करता है। कौन सा वोट करता है? कास्टिंग वोट करता है, या इसको कहते हैं हम लोग जो है निर्णायक मत देता है। निर्णायक मत कब देता है? जब पक्ष और विपक्ष दोनों का वोट जो है एज इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तब जो है सभापति को निर्णायक मत देने का अधिकार है। ठीक वैसे ही जैसे लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पर क्या कह रहा है कि उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब कर सकता है?
प्रत्येक परिस्थिति में जी नहीं, मतों के बराबर होने की स्थिति में यही सही होगा, उसकी इच्छा पर निर्भर करता है, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं कर सकता, ये भी नहीं। अगला प्रश्न, कौन राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं? राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन मतदान करता है? तो मैंने बताया एमपी और एमएलए, यानी सांसद और विधायक। और कौन से सांसद विधायक? जो निर्वाचित होते हैं, सिर्फ निर्वाचित वही जो है हिस्सा लेते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति के चुनाव में, उपराष्ट्रपति के चुनाव में सिर्फ इसमें सांसद हिस्सा लेते हैं। सांसद, इससे कोई सरोकार नहीं है कि वो मनोनीत हैं कि निर्वाचित हैं। तो प्रश्नानुसार कौन सा विकल्प जो है सही होगा? संसद के मनोनीत सदस्य। मतदान कौन करता है? तो संसद के मनोनीत सदस्य जी बिल्कुल नहीं। राज्य विधान परिषद के सदस्य नहीं, ये तो किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। राज्यसभा के सदस्य जी नहीं। ये कह रहा है राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं संसद के मनोनीत सदस्य। सॉरी, यही सही आंसर है ना? हमारा दिमाग कहाँ है? हमारा दिमाग 400 के पार ना, 4 के पार। संसद के मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। भारत के उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प निम्नलिखित में से कहां प्रस्तावित किया जाता है? हमेशा राज्यसभा में प्रस्तावित किया जाता है। कहां पर? राज्यसभा में इसको जो है प्रस्तावित किया जाता है और ये प्रस्ताव जो है 2/3 बहुमत से अगर पास हुआ तो लोकसभा के पास जाएगा और लोकसभा इसको एक्सेप्ट कर लेगी, यानी स्वीकार कर लेगी। तो उपराष्ट्रपति का जो है उस दिन से काम क्या हो जाता है? खत्म, यानी इनको पद से जो है हटा दिया जाता है। अगला, जब भी प्रस्ताव लाया जाएगा उपराष्ट्रपति के खिलाफ तो राज्यसभा में ही लाया जाएगा और उस प्रस्ताव को लाने से पहले उपराष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा कि संभल के, काम बिगड़ने वाला है। अगला प्रश्न, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी? कृष्णकांत। कृष्णकांत भारत के जो है 10वें उपराष्ट्रपति थे। दसवें उपराष्ट्रपति थे, एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो अपने कार्यकाल में गुजर गए थे। अगला, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहा? सबसे अगर जो है अधिक पूछता तो कार्यकाल किसका रहा है? तो सबसे अधिक जो है उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल रहा है किसका? मोहम्मद हामिद अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी के चाचा जी हैं। और इन्होंने सबसे अधिक जो है उपराष्ट्रपति पद को धारण किया था पूरे 2 कार्यकाल। कब से कब तक? तो 2007 से लेकर के 2017 तक, पूरे 10 वर्ष। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जबकि जो उपसभापति होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न, अच्छा, सबसे कम समय के लिए बीबी गिरी 1967 से लेकर के 1969 के लिए। बीबी गिरी
वेंकट वराहगिरी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस किस ने भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाला है? मोहम्मद हिदायतुल्लाह, बिल्कुल सही है। सबसे पहले थे कौन? राधाकृष्णन। उनके बाद कौन थे? राधाकृष्णन के बाद जो है कौन रहे थे? तो आप कहेंगे जाकिर हुसैन। जाकिर हुसैन। उसके बाद कौन हुए? बीबी गिरी। उपराष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूं, बीबी गिरी हुए थे, बीबी गिरी। उसके बाद जो है किसका नंबर आया? मोहम्मद हिदायतुल्लाह का। ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, बाद में जो है उपराष्ट्रपति बने थे। यानी कौन कौन जो है भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके थे? तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह और शंकर दयाल शर्मा, दोनों के दोनों जो है भारत के उपराष्ट्रपति पद को संभाल चुके हैं। लेकिन फखरुद्दीन अली अहमद और नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति बने जरूर, लेकिन ये दोनों कभी उपराष्ट्रपति नहीं हुए थे। तो इसलिए दिए हुए प्रश्न में 1 और 4 कौन सा विकल्प सही होगा? अंतिम विकल्प 100% सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है? संचित निधि, जिसको कि मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, कंसोलिडेटेड फंड, जिसका उल्लेख जो है आर्टिकल 61 में किया गया है। संचित निधि वो निधि होती है जिससे धन सिर्फ और सिर्फ संसद के परमिशन से ही निकाला जा सकता है, वही संचित निधि होती है। सभी प्रकार के जो सरकारी धन है, चाहे वो ब्याज के रूप में, लाभांश के रूप में, टैक्स के रूप में, जैसे भी प्राप्त होता है, उसे संचित निधि में जो है कलेक्ट किया जाता है और उसे जब भी वहां से धन निकाला जाएगा तो संसद के परमिशन से ही निकाला जाएगा। इसका उल्लेख जो है मैंने बताया आर्टिकल 60 क्लॉज 1 में किया गया है और पढ़ाया था, हालांकि बता चुका हूं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो है देख लेंगे। आर्टिकल 62 में जो है लोक लेखा समिति का गठन किया, लोक लेखा फंड या लोक लेखा निधि, लोक लेखा निधि का जो है प्रावधान किया गया है। और लोक लेखा निधि यानी पब्लिक फंड अकाउंट, और ये वो निधि होती है जिसमें भारत के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके जीपीएफ को जो है जमा किया जाता है। लेकिन अब तो अटल जी की सरकार से ही अटल जी पेंशन ही पी गए थे, ये वाला तो नौकरी ही पी रहा है अभी बस। लेकिन तीसरी जो होती है आकस्मिक निधि होती है, आकस्मिक निधि होती है, कंसोलिडेटेड फंड होता है और ये इस पर पूरी तरीके से जो है कार्यपालिका का नियंत्रण होता है। उपराष्ट्रपति का वेतन और भत्ता ये पूछ रहा है कि किससे दिया जाएगा। पहली बात कि उपराष्ट्रपति के लिए वेतन भत्ता जो है दिया ही नहीं जाता है, उपराष्ट्रपति पद का वेतन भत्ता नहीं दिया जाता है, तो भारित होने का सवाल ही नहीं है। और यही पूछ भी रहा है कि कौन सा एक व्यय है जो भारत की संचित निधि पर जो है भारित होता है। कोई भी व्यय भारत की संचित निधि पर भारित ना। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमिक अवधि में पद प्राप्त किया। यानी कह रहा है कि कौन से ऐसे दूसरे राष्ट्रपति ना उपराष्ट्रपति हुए जो लगातार 2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति पद पे आसीन रहे थे। तो पहले थे एस राधाकृष्णन और दूसरे थे हामिद अंसारी। कौन थे? हामिद अंसारी उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जिला मोहम्मदाबाद क्षेत्र, और मोहम्मद मुख्तार अंसारी की ये रिश्ते में चाचा थे। वही मुख्तार जिनका हाल ही में जो है निधन हुआ है, रिश्ते में ये उनके चाचा लगते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले एस राधाकृष्णन द्वारा धारित पद क्या था?
ये कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति बनने से पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये किस पद को धारण कर रहे थे? यूएसए में राजदूत, यूजीसी का अध्यक्ष, योजना आयोग का अध्यक्ष या सोवियत संघ में राजदूत? तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही होगा, सोवियत संघ में ये राजदूत हुआ करते थे। अगला प्रश्न, संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? संविधान में उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में क्या प्रावधान है? कोई प्रावधान नहीं है। एक व्यक्ति चाहे जितनी बार जो है, अधिकतम 3 बार, अधिकतम 2 बार, एक से अधिक, ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति के लिए तो आर्टिकल 57 जो है दिया भी गया है। राष्ट्रपति के लिए आर्टिकल 57 दिया गया है और उसमें लिखा गया कि राष्ट्रपति जो है पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, पुनर्निर्वाचन के लिए योग्य है, लेकिन उपराष्ट्रपति के लिए ऐसा कोई भी कुछ नहीं लिखा गया है। एक व्यक्ति चाहे जितनी बार चाहे उपराष्ट्रपति बन जाए, लेकिन अभी 2 ही ऐसे महानुभाव हुए, एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन और दूसरे हामिद अंसारी, जो लगातार 2-2 कार्यकाल तक उपराष्ट्रपति पद को गौरवान्वित किया, सुशोभित किया। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न, उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके समतुल्य वेतन मिलता है? राज्यसभा के सभापति के रूप में तो इनको हमेशा लोकसभा अध्यक्ष के समतुल्य वेतन दिया जाता है और दोनों को बराबर वेतन दिया जाता है और सिर्फ 4 लाख दिया जाता है। कितना? 4 लाख रुपया प्रति माह, और उसके बाद जो है रिटायर्ड होने के बाद पेंशन का भी प्रावधान है, जो 1997 से शुरू किया गया। तो ये था हमारा आज का जो है सेशन। हमारी संस्था के द्वारा ये जारी की गई जो है पुस्तकें हैं, जिनको प्राप्त करने के लिए आप दिए गए नंबरों पर जो है कॉल कर सकते हैं। आज के इस सेशन में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच मेरे साथ बने रहने के लिए। आप सभी को गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आवा हो ए करे जा आवा।